Hello everyone, welcome back in the physics class. Dear students, in the last class we discussed about the basic properties of electric charge. What was the properties of electric charge? The first was charge is a scalar quantity. Same charges repels each other while the opposite charges attracts each other. Next, additive property. Next was conservation of electric charge, and the next was quantization of electric charge, and the next was the value of charge do not depend on speed while the value of mass changes with the speed. Clear beta? So now today we move to the next heading, that is the charging methods of a body. Means in this heading we will discuss that how we can charge a body. So our next heading is methods of charging. Methods of charging. Methods of charging. Methods of charging. किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो आपके पास में दो मेथड है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ method. One is the by physical contact. By physical contact. And second is without physical contact. Without physical contact. The first method is by physical contact we can charge a body, and the second is without physical contact we can charge a body. So first of all we will discuss the first method, in which there should be the physical contact between a charged body and the neutral body. So next, move to the next heading. First is by conduction method. By conduction method. The first is conduction method. देखिए बेटा मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ. सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं बाय फिजिकल कॉन्टेक्ट. फिजिकल कॉन्टेक्ट का मतलब बॉडीज के बीच में फिजिकल कॉन्टेक्ट होना चाहिए. फिजिकल कॉन्टेक्ट में दो मेथड है. वन इज द कंडक्शन मेथड एंड सेकंड इज द फ्रिक्शन मेथड. और विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट में जो मेथड है दैट इज द इंडक्शन मेथड. क्लियर? सो सबसे पहले अपन फिजिकल कॉन्टेक्ट की बात करते हैं. फिजिकल कॉन्टेक्ट का जो फर्स्ट मेथड है दैट इज द कंडक्शन मेथड. अब कंडक्शन मेथड में क्या होगा, ये एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि बॉडीज के बीच में फिजिकल कॉन्टेक्ट होना चाहिए. अब फिजिकल कॉन्टेक्ट कैसे होगा देखिए बेटा. सपोज दैट we have two bodies, body A and body B. क्लियर बेटा? मेरे पास में दो बॉडी है, बॉडी A और बॉडी B. सपोज दैट बॉडी A इज पॉजिटिवली चार्ज. बॉडी A इज पॉजिटिवली चार्ज. पॉजिटिवली चार्ज. पॉजिटिवली चार्ज बॉडी. And the body B is electrically neutral. Neutral body. Body B is electrically neutral. Neutral means the charge on body B is 0. Body B का चार्ज कितना है? 0 है. लेकिन बॉडी A पॉजिटिवली चार्ज, इसका मतलब बॉडी A has some charge. Okay. अब मैं अगर कंडक्शन मेथड से चार्ज करना चाहता हूं, अगर इस न्यूट्रल बॉडी को अगर मैं चार्ज करना चाहता हूं, तो दोनों बॉडीज के बीच में फिजिकल कांटेक्ट मस्ट है, बिकॉज द कंडक्शन मेथड इज द टाइप ऑफ द फिजिकल कांटेक्ट. तो मैं दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट करवा देता हूं. हाँ, फिजिकल कांटेक्ट का मतलब क्या हुआ, या तो आप दोनों को डायरेक्टली टच करवा दो या फिर किसी कनेक्टिंग वायर के थ्रू दोनों को कनेक्ट कर दो. यस और नो? अब एक बात देखिए बेटा, सबसे पहले यहां पर ये पॉजिटिवली चार्ज हो रही है, न्यूट्रल बॉडी है. मैं एक पॉइंट क्लियर करवाना चाहता हूं सबसे पहले.
Suppose that I have three bodies, body A, body B and body C. Okay beta. Suppose that body A is positively charged, body B is negatively charged and body C is neutral. क्लियर बेटा? अब देखो, बॉडी ए को मैं मानता हूं कि यह पॉजिटिवली चार्ज है, बॉडी बी नेगेटिवली चार्ज है और बॉडी सी न्यूट्रल है। बेटा बॉडी ए पॉजिटिवली चार्ज क्यों हुई? व्हाट इज द रीजन? इसका मतलब हुआ कि बॉडी ए ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए होंगे। बॉडी ए पहले कैसी थी? न्यूट्रल ही थी, लेकिन इस बॉडी ए ने जो न्यूट्रल थी इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए किसी दूसरी बॉडी को, तो इस बॉडी ए के पास में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी। द डेफिशिएंसी इज नॉन एज पॉजिटिवली चार्ज। तो ये बॉडी पॉजिटिव बन गई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर गए। बॉडी बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, जो बॉडी ए ने दिए वो बॉडी बी ने ले लिए मान लीजिए, तो बॉडी बी के पास में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो बॉडी बी कैसी होगी बेटा? नेगेटिवली चार्ज होगी। और बॉडी सी को मैं कहता हूं न्यूट्रल है, इसका मतलब ना तो इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं ना ही इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं। क्लियर बेटा? चलिए अब एक इंपॉर्टेंट बात, ओनली इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्स, ये बात अपने को पता है, ये प्रीवियस क्लास में हम बात कर चुके हैं कि प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते, सिर्फ कौन ट्रांसफर होते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। बेटा इलेक्ट्रॉन का मास कितना है मैं बताता हूं आपको, यहां पर 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। बेटा देखने पर क्या लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो तो बहुत कम है। किस ऑर्डर का है? -31 kg ऑर्डर का। -31 का मतलब 0.00000000000। इसका मतलब तो यही हुआ -31 kg। इसका मतलब मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता हो तो बहुत बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। लेकिन क्या मैं ऐसा कह दूं क्या इलेक्ट्रॉन के पास मास होता ही नहीं है? इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 0 है। जी नहीं, यस वी एक्सेप्ट दैट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस, बट वी कैन नॉट नेग्लेक्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो हाँ, एक इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कर सकता कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 0 है। मान लीजिए सपोज दैट बॉडी ए पहले न्यूट्रल थी, 10 तो प्रोटॉन थे इसके पास में और 10 ही इलेक्ट्रॉन थे। बॉडी बी भी न्यूट्रल थी, प्रोटॉन्स कितने थे बेटा? 10 और इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 10। और बॉडी सी न्यूट्रल, मान लीजिए बॉडी सी के पास में भी 10 प्रोटॉन और 10 ही इलेक्ट्रॉन। क्लियर? नाउ सपोज दैट बॉडी ए बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, इसका मतलब बॉडी ए ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं। बॉडी ए ने 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने बचे बेटा? 7। और इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 13। और इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बीबी? 10। बेटा चार्ज ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, क्या मास भी ट्रांसफर हुआ है साथ में? जी बिल्कुल। यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हुए हैं तो थोड़ा सा मास कम हुआ है। भाई इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 0 ही होता है। 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां ट्रांसफर होंगे तो थोड़ा तो मास कम होगा ना, और इसका मास थोड़ा सा बढ़ेगा, और इसका मास चेंज होगा ही नहीं, जितना पहले था उतना का उतना ही रहेगा। अब आपसे पूछो मास का ऑर्डर बताइए, आप मास का ऑर्डर बताइए। यहां पर सबसे ज्यादा मास किसका होगा? मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज। आफ्टर इट मास ऑफ न्यूट्रल, और सबसे कम मास ऑफ positively charged body. This is the order of mass. So what we can say that when the charge transfers, mass also transfers. जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो मास भी चेंज होता है। When the charge transfers, the mass also changes. और सबसे ज्यादा मास किसका? नेगेटिव का। उसके बाद में किसका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए यहाँ पर कितने हैं? 10 है या 13 है, तो सेकेंड नंबर पर ये, और सबसे कम किसका? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का। क्लियर बेटा? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट नोट,
mass is possible without charge, possible without charge, but charge is not possible without mass। बड़ा ध्यान से सुनिए बेटा, बहुत प्यारी लाइन है। मास इज पॉसिबल विदाउट चार्ज बट चार्ज इज नॉट पॉसिबल विदाउट मास। ये कह रहा है कि मास बिना चार्ज के पॉसिबल है, लेकिन चार्ज विदाउट मास के पॉसिबल नहीं है। कैसे? आइए, सपोज दैट ये मेरे पास में कोई बॉडी है, सपोज दैट आई हैव ए बॉडी। बेटा क्या इस बॉडी के पास में मास है? जी बिल्कुल है, मास इज नॉट इक्वल टू 0। बट मैं ऐसा मान लेता हूं कि दिस बॉडी इज द न्यूट्रल बॉडी, दिस बॉडी इज द न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल है तो इसका चार्ज कितना हुआ बेटा? 0। तो मास है लेकिन चार्ज नहीं है, तो मास इज पॉसिबल विदाउट चार्ज। मास हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मास के साथ में चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो मास इज पॉसिबल विदाउट चार्ज। लेकिन यहां देखिए, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? -c। चार्ज है इसके पास में, ठीक है, क्यों? नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि चार्ज होगा इसके पास में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। क्या इलेक्ट्रॉन का मास 0 है? जी नहीं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो मास तो होगा ही, मास भी 0 नहीं है। सो चार्ज इज नॉट पॉसिबल विदाउट मास बट मास इज पॉसिबल विदाउट चार्ज। क्लियर है बेटा? ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब आइए अपनी प्रीवियस हेडिंग पर। यहां से देखिए, तो मैं आपसे पूछता हूं इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा किसके पास में? इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन इन न्यूट्रल बॉडी एज कंपेयर टू पॉजिटिव बॉडी। दिख गया बेटा आपको? न्यूट्रल और पॉजिटिव बॉडी में देखिए क्या रिलेशन है। इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या सीन है? कोई बॉडी पॉजिटिव बनी है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तभी वो पॉजिटिव बनी है, तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हुई है उसके पास में। और न्यूट्रल है, उसका मतलब उसने अपना चार्ज ट्रांसफर हुआ ही नहीं है वहां से। चलिए देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो दिस इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी बी टू बॉडी ए। बॉडी बी से बॉडी ए की तरफ ट्रांसफर होंगे। एक इलेक्ट्रॉन आया, इस पॉजिटिव चार्ज को वेनिश किया, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ? वेनिश हुआ। क्लियर? ये पॉजिटिव चार्ज वेनिश हुआ। क्लियर? ये हुआ, यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यहां से उठकर इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो क्या आ गया यहां पर? पॉजिटिव, बिकॉज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज पॉजिटिव। दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से गया, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ? वेनिश, तो यहां पर एक डेफिशिएंसी और आ गई, पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन और गया यहां से, ये पॉजिटिव चार्ज वेनिश, तो यहां एक डेफिशिएंसी और होगी, पॉजिटिव। तो बेटा दिख रहा है कि जो न्यूट्रल बॉडी थी वो कैसे चार्ज हो चुकी है? अब वो न्यूट्रल चार्ज हो चुकी है, और किस चार्ज से? सेम चार्ज से। अब कौन सी बॉडी लाए थे? पॉजिटिव लाए थे, तो ये भी कैसी बन गई? पॉजिटिव। और नेगेटिव लाते तो कैसी बन जाती? नेगेटिव चार्ज। सो इन कंडक्शन मेथड a neutral body can be charged by a charged body by the physical contact। तो कंडक्शन मेथड में अपन क्या करते हैं बेटा? दो बॉडीज का, एक चार्ज बॉडी का और एक न्यूट्रल बॉडी का क्या करवाते हैं? फिजिकल कांटेक्ट करवाते हैं। और फिजिकल कांटेक्ट होने से क्या होगा? चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, और चार्ज ट्रांसफर होकर न्यूट्रल बॉडी भी कुछ टाइम बाद में क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। और किस चार्ज से चार्ज होती है? चार्ज करने के लिए जो बॉडी आप लेके आ रहे हैं, अगर आप पॉजिटिवली बॉडी लेके आ रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर आप नेगेटिव बॉडी लेके आते हैं तो ये बॉडी बी कैसी? ये बॉडी ए है, और तो बॉडी बी भी कैसी बन जाती है बेटा? नेगेटिव ही बन जाती है। सो इन द कंडक्शन मेथड न्यूट्रल बॉडी इज चार्ज्ड by same charge
तो कंडक्शन मेथड में फिजिकल कांटेक्ट हुआ और न्यूट्रल बॉडी चार्ज होगी, लेकिन किस चार्ज से चार्ज होगी बेटा? सेम चार्ज से चार्ज होगी। पॉजिटिव लेके आओगे तो न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी। अगर आप ए को नेगेटिव बॉडी लाते हैं, नेगेटिव बॉडी लाते हैं, तो न्यूट्रल जो बॉडी है वो कैसे चार्ज हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। क्लियर बेटा? सेकेंड, नेक्स्ट सेकेंड मेथड, द नेक्स्ट इज सेकेंड मेथड। फ्रिक्शन मेथड। सेकेंड इज फ्रिक्शन मेथड। द सेकेंड इज फ्रिक्शन मेथड। तो सबसे पहले अपन किसको डिस्कस कर रहे हैं बेटा? फिजिकल कांटेक्ट को। फिजिकल कांटेक्ट में सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया किसको? कंडक्शन मेथड को। कंडक्शन मेथड में दोनों बॉडीज का फिजिकल कांटेक्ट मस्त था, ठीक है। जो बेटा जो कंडक्शन मेथड है जनरली वो किसके लिए किया जाता है? कंडक्टर्स के लिए किया जाता है। देखिए आपको पता भी होगा, मैं बता भी यहां पर देता हूं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द सॉलिड। वन इज द कंडक्टर, सेकंड इज द इंसुलेटर एंड थर्ड वन इज द सेमीकंडक्टर। बेटा सेमीकंडक्टर का अपने पास में पूरा चैप्टर है, द लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सो वी हैव ए सेपरेट चैप्टर फॉर द सेमीकंडक्टर्स। इन दैट चैप्टर we discuss the semiconductor and the semiconductor devices in very detail. Second, first is the conductor and second is the insulator. बेटा conductors कौन होते हैं? The solids which flows easily current through itself are called conductors and the solids which do not conduct current are called insulators. Conductors वो होते हैं जिनसे easily current पास हो जाती है और insulators वो होते हैं जहां से current easily flow नहीं होती है, करंट फ्लो नहीं होती है। क्लियर बेटा? तो देखिए जो फ्रिक्शन मेथड है, जो कंडक्शन मेथड है, सबसे पहले बात करें अपन कंडक्शन मेथड की। द कंडक्शन मेथड इज होल्ड्स गुड फॉर द कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के लिए काम में लेते हैं अपन कंडक्शन मेथड को, और इंसुलेटर्स के लिए अपन कौन सा यूज करते हैं बेटा? फ्रिक्शन मेथड यूज करते हैं। तो फ्रिक्शन मेथड इज यूज फॉर द इंसुलेटर्स। अब दूसरी बात यह पता है कि जो फ्रिक्शन मेथड है वो कौन से का टाइप है? फिजिकल कांटेक्ट का। इसका मतलब यहां पर भी फ्रिक्शन मेथड में भी दोनों बॉडीज का फिजिकल कांटेक्ट मस्ट होगा। अब कैसे होगा देखिए बेटा। फ्रिक्शन मेथड में हम क्या करेंगे? सपोज दैट वी हैव ए इंसुलेटिंग बॉडी ए एंड सेकेंड वी हैव इंसुलेटिंग बॉडी बी। क्लियर बेटा? इनिशियली दिस इज द न्यूट्रल एंड दिस इज ऑल्सो द न्यूट्रल। क्लियर? चलिए मैंने क्या किया, दोनों बॉडीज को रब किया। फ्रिक्शन तभी तो होगा, रब किया। व्हेन आई रब बॉडी ए एंड बी, देन आफ्टर रबिंग बॉडी ए बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड बॉडी बी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। बॉडी ए बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड बॉडी बी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। बॉडी ए पॉजिटिव हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियली तो ये न्यूट्रल थी लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज हुई है। इसका मतलब बॉडी ए ने अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए हैं, इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो ये कैसे बन गई? पॉजिटिव बन गई। मैं वापस से एक बात वापस से रिकॉल करवा देता हूं, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज पॉजिटिव। अगर किसी बॉडी को पॉजिटिव बनाना है तो उसे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लो। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होते हुए बॉडी कैसे चार्ज से चार्ज होगी? पॉजिटिव चार्ज से। और अगर किसी बॉडी को आप इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवा देते हैं, इफ सम बॉडी gains some electron, then that body will have excess of electrons, due to which that body will be negatively charged. और ये बॉडी भी नेगेटिव हुई, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। जो बॉडी ए ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं वो किसने गेन कर लिए बेटा? बॉडी बी ने कर लिए। देखिए ऐसा नहीं होता है कि बॉडी ए इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है तो बॉडी बी इलेक्ट्रॉन लेने से मना कर दे, जी नहीं। अगर एक बॉडी इलेक्ट्रॉन देती है, एक बॉडी लॉस करती है, तो दूसरी बॉडी को गेन करना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा? अब देखें, बॉडी ए बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, बॉडी ए बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड बॉडी बी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर ऐसे कैसे हो गया? बॉडी बी भी तो नेगेटिव हो सकती है, बॉडी बी जो नेगेटिव आप कह रहे हो, बॉडी बी भी तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है। क्या बॉडी बी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकती क्या? जी क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है। बॉडी ए को आप पॉजिटिव कह रहे हो तो क्या बॉडी ए पॉजिटिव ही होगी हमेशा? ये नेगेटिव नहीं हो सकती क्या? या हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी पॉजिटिव होगी और कौन सी नेगेटिव होगी? वेरी गुड क्वेश्चन, इसका भी आंसर आपको मिलेगा। तो सुनिए बात को ध्यान से। सपोज दैट बात क्या है?
सुनिए, ए का वर्क फंक्शन है डब्ल्यू ए, बी का वर्क फंक्शन है डब्ल्यू बी। इफ वर्क फंक्शन ऑफ बॉडी ए इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ बॉडी बी, बात को सुनिए, मैं पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज क्लियर करूं। सपोज दैट वर्क फंक्शन ऑफ बॉडी ए इज डब्ल्यू ए, वर्क फंक्शन ऑफ बॉडी बी इज डब्ल्यू बी। इफ डब्ल्यू ए इज लेस देन डब्ल्यू बी, मैं क्या मान रहा हूं, मैं क्या अज्यूम क्या कर रहा हूं कि बॉडी ए का वर्क फंक्शन बॉडी बी के वर्क फंक्शन से कम है, देन ए विल बी पॉजिटिव एंड बी विल बी नेगेटिव। तो बेटा यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा दैट विल बी पॉजिटिव, और जिस बॉडी का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा दैट विल बी नेगेटिव। इसका मतलब जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो पहले अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, और जिसका ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कैसी बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। नाउ द पॉइंट इज दैट व्हाट इज द वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन होता क्या है। तो वर्क फंक्शन का सुनिए, सबसे पहले वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन sometimes it is represented by W and sometimes it is represented by phi। कुछ इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इसको phi से रिप्रेजेंट करते हैं। phi वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने दोनों को रब किया, ए का जो वर्क फंक्शन है वो मान लीजिए 2 है और इसका है वो 3 है। सपोज दैट एक बार ऐसे मान लो, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने दोनों को रब किया, रब करने से क्या हुआ, आप अपनी पाम्स को रब कीजिए, योर पाम विल हीट अप, गर्म हो जाएंगे आपके पाम्स। इसका मतलब एनर्जी मिली है, हीट एनर्जी है। जब आप बॉडी ए और बॉडी बी को रब करते हैं तो दोनों को एनर्जी मिलती जा रही है, एनर्जी मिलती जा रही है, मिलती जा रही है। मान लीजिए एनर्जी मिलते मिलते इसको भी 2 मिल गई, इसको भी 2 मिल गई। इसका वर्क फंक्शन कितना है, 2 है। वर्क फंक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसी का नाम क्या होता है बेटा, वर्क फंक्शन होता है। इसको 2 मिल गई, इसको 2 मिल गई, ये कह रहा है कि मुझे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो मिल गई, तो 2 है। इसकी भी 2 मिल गई, इसको भी 2 मिल गई, इसको भी 2 मिल गई, लेकिन 2 मिलते ही ये क्या करेगी, अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगी, और इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो ये कैसे बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी तो ये कैसे बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा दैट विल इमिट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, एंड द बॉडी विच हैज हायर वर्क फंक्शन विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड विल बिकम द नेगेटिवली चार्ज। क्लियर बेटा। तो ये बात हुई वर्क फंक्शन की, और ये बात हुई अपने पास में फ्रिक्शन मेथड की। तो अपन यहां से कैसे क्या कह सकते हैं, बॉडी हैविंग low work function, body having low work function becomes positively charged, and body having higher work function becomes negatively charged। क्लियर है बेटा। तो जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जिस बॉडी का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। क्लियर। तो ये अपने दोनों मेथड देखे किसके बेटा, फ्रिक्शन की। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड, दैट इज द विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट, एंड द मेथड ऑफ विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट दैट इज द इंडक्शन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत काम आएगा ये इंडक्शन मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। द थर्ड मेथड इज, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट मेथड, इंडक्शन मेथड। Induction method. This is also
ऑल्स गुड फॉर द कंडक्टर्स, ये भी किसके लिए है बेटा, कंडक्टर्स के लिए होता है। अब यहां देखना यह है कि बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के एक न्यूट्रल बॉडी कैसे चार्ज होती है, बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के न्यूट्रल बॉडी कैसे चार्ज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बेटा। तो सुनिए बात को ध्यान से। सपोज दैट आई हैव ए न्यूट्रल बॉडी एंड दिस न्यूट्रल बॉडी इज प्लेस्ड ऑन ए स्टैंड, प्लेस्ड ऑन ए स्टैंड। और ये बेटा स्टैंड कैसा होता है, इंसुलेटिंग स्टैंड होता है, इंसुलेटिंग स्टैंड। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ये हमने इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे क्यों रखा, तो उसका रीजन भी मैं आपको यहां पर बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोई मेटेलिक रोड है, ये मेटेलिक रोड है और आप इसे मान लीजिए किसी दूसरी बॉडी के साथ में रब कर रहे हैं, रब किया आपने, तो बेटा रब कर रहे हैं तो चार्ज तो इस पर आएगा, रबिंग से चार्ज तो आएगा इस पर, पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए। लेकिन आपने इसको क्या कर रखा है, डायरेक्टली अपने हैंड से टच कर रखा है, और हैंड से टच कर रखा है तो आप एक ह्यूमन बॉडी है, और ह्यूमन बॉडी इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपने सुना है, गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन बॉडी इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आप कहां खड़े हैं, अर्थ पे खड़े हैं, तो सारा चार्ज, इस बॉडी का जो सारा चार्ज है दैट विल पास टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी, सो द मेटेलिक बॉडीज कैन नॉट बी हेल्ड इन हैंड डायरेक्टली। मेटेलिक बॉडीज को आप डायरेक्टली अपने हाथ में पकड़कर नहीं रख सकते हैं। अगर आपको किसी मेटेलिक बॉडी को, किसी चार्ज बॉडी को, मेटेलिक चार्ज बॉडी को अगर आपको पकड़ना है तो आप एक इंसुलेटिंग स्टैंड की हेल्प से आप उसको आप पकड़ के रखेंगे। अदरवाइज क्या होगा, वो चार्ज आपकी बॉडी से होते हुए सारा का सारा चार्ज कहां ट्रांसफर हो जाएगा बेटा, अर्थ को चला जाएगा। इसलिए वी कैन नॉट टच मेटेलिक बॉडीज डायरेक्टली। ये बात समझ में आई आपको। अब देखिए मैंने इस न्यूट्रल बॉडी को क्या किया, एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया है और यहां पर एक मैं चार्ज बॉडी लेके आ रहा हूं। चार्ज बॉडी आपकी मर्जी है, आप जैसा लाना चाहें, पॉजिटिवली चार्ज लेके आ जाओ चाहे नेगेटिवली चार्ज लेके आ जाओ, पॉजिटिवली चार्ज। और इसको भी मैंने एक इंसुलेटिंग स्टैंड से पकड़ रखा है, एक इंसुलेटिंग हैंडल से पकड़ रखा है, इंसुलेटिंग स्टैंड जैसे चिमटा टाइप में से। ठीक है बेटा। अब क्या होगा देखिए, ये बॉडी जो मैं जिसको मैं कह रहा हूं इंसुलेटिंग स्टैंड, और इस बॉडी को मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब द चार्ज ऑन द बॉडी इज जीरो। इसका मतलब ये हुआ बेटा, चार्ज जीरो का मतलब क्या हुआ, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। इट मींस द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तभी चार्ज जीरो हो सकता है। चलिए अब क्या होगा, देखिए मैंने दोनों का फिजिकल कांटेक्ट मैंने यहां पर नहीं करवाया है। आइए बेटा, चार्ज की एक प्रॉपर्टी आपने डिस्कस की थी और वो प्रॉपर्टी थी द सेम चार्जेस रिपेल्स ईच अदर व्हाइल द अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। पढ़ा है या नहीं पढ़ा आपने? जी बिल्कुल पढ़ा है। ये मेरा ये बॉडी, इसको मैंने कहां रख रखा है, इंसुलेटिंग स्टैंड पर, और ये इसके पास में एक चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज। ये न्यूट्रल है। बात को सुनिए, बड़ी प्यारी सी बात है, बात को सुनिए। ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब चार्ज कितना है, जीरो है। द टोटल चार्ज इज जीरो। टोटल चार्ज का मतलब क्या, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। क्या मैं ऐसे बोल दूं कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं? इज इट राइट? नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। सर चार्ज जीरो का मतलब यह है कि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है। इसके अंदर नेगेटिव भी है और इसके अंदर पॉजिटिव भी है, लेकिन दोनों इक्वल है, इसलिए नेट चार्ज कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो अब देखिए, ये जो पॉजिटिव है, इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपल्सन की वजह से पॉजिटिव चार्ज किधर आ जाएगा बेटा, इधर। यस और नो? और ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव कहां जाएगा, इस फेस पे आ जाएगा। यस और नो? सेकेंड स्टेप, मैंने क्या किया, एक साइड से इसको मैंने अर्थिंग कर दिया। बेटा अर्थिंग समझते हैं आप लोग, क्या होता है अर्थिंग? चलिए अर्थिंग बताई जाती है आपको, अर्थिंग क्या होता है। इसको मैंने कर दिया अर्थिंग, जिसको ग्राउंडिंग कहते हैं। अर्थिंग का मतलब है जो भी एक्सिस चार्ज होता है वो सारा कहां ट्रांसफर हो जाता है, अर्थ में ट्रांसफर हो जाता है। तो देखिए बेटा, अर्थ जो है यहां पर कैसा है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अर्थ जो है, अब सुनिए बात को,
अर्थ इज द रिजर्वायर ऑफ चार्जेस, अर्थ चार्जेस का भंडार है। अर्थ से कितना भी चार्ज ले लो, कितना भी चार्ज दे दो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अर्थ के पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, सब बहुत सारा चार्ज अर्थ के पास में, कितना भी ले लो जरूरत पड़े और कितना भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से अर्थ क्या करेगी बेटा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेगी। क्या ट्रांसफर करेगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी। एक इलेक्ट्रॉन आया, ये पॉजिटिव चार्ज वेनिश, ये एक आया पॉजिटिव चार्ज वेनिश, ठीक है। ये एक चार्ज आया और आते ही एक इलेक्ट्रॉन आते ही पॉजिटिव चार्ज वेनिश। दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, ये भी वेनिश। तीसरा आया, ये भी वेनिश। फोर्थ आया, नेक्स्ट वेनिश। सारे वेनिश हो गए। तो बेटा ग्राउंडिंग करने पर, अर्थिंग करने पर क्या होगा, दिस पॉजिटिव चार्ज विल वेनिश, खत्म हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप में क्या दिखाऊं मैं, ये नेगेटिव चार्ज इधर है, ये पॉजिटिव चार्ज अभी तक आपने इसको होल्ड कर रखा है, दिस विल बी द कंप्लीटली वेनिश। ओके, नाउ अब मैं क्या करता हूं, इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को मैं हटा देता हूं। आई रिमूव दिस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा, हटाते ही इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होते ही दिस नेगेटिव चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली इन द बॉडी, विल डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली इन द बॉडी। तो ये जो न्यूट्रल बॉडी थी वो कैसे हो चुकी है, चार्ज हो चुकी है। और किस चार्ज से, नेगेटिव चार्ज से। किस चार्ज से, नेगेटिव चार्ज से। सो दिस इज द नेगेटिवली चार्ज बॉडी विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। तो मैं बेटा क्या कह सकता हूं, इंडक्शन मेथड में क्या होता है, इंडक्शन मेथड में फिजिकल कांटेक्ट मस्ट नहीं है। बिना फिजिकल कांटेक्ट के न्यूट्रल बॉडी को चार्ज किया जाता है। और न्यूट्रल बॉडी किस चार्ज से चार्ज होती है, न्यूट्रल बॉडी इज चार्ज बाई ऑपोजिट चार्ज, इज चार्ज बाई अपोजिट चार्ज। अगर आप यहां पॉजिटिव लेके आ रहे तो ये कैसी बनेगी, है नेगेटिवली चार्ज बनेगी। एंड दिस charge is called induced charge. This charge is called induced charge. क्लियर हुआ बेटा ये सबको। चलिए मैं आपको नेगेटिव का एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल मीन्स नेट चार्ज, द बॉडी इज 0। इस बॉडी के पास में मैं एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आता हूं, ठीक है बेटा। अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके मैं आता हूं इस पर, तो क्या होगा, ये नेगेटिव इसके नेगेटिव को तो क्या करेगी, रिपेल करेगी, और इसके पॉजिटिव को क्या करेगी बेटा, अट्रैक्ट करेगी। सेकंड स्टेप में मैं क्या करूँगा, एक साइड से मैं इसको मैं अर्थिंग कर दूंगा, एक साइड से मैं इसको अर्थिंग कर दूंगा। अर्थिंग करूंगा तो ये एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे बेटा, अर्थ में ट्रांसफर हो जाएंगे। सो दिस एक्सिस नेगेटिव चार्ज विल वेनिश। ये एक्सिस चार्ज क्या हुआ, वेनिश। सिर्फ यहां कौन बचा, पॉजिटिव। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप आई रिमूव दिस नेगेटिवली चार्ज बॉडी, और नेगेटिवली चार्ज बॉडी को रिमूव करते ही नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच का अट्रैक्शन ब्रेक हो गया, और ब्रेक होते ही दिस चार्ज विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो द न्यूट्रल बॉडी बिकम्स चार्ज बॉडी, एंड बाई विच चार्ज, ऑपोजिट चार्ज। ऑपोजिट मीन्स पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव लाई तो कैसी बन गई, ये पॉजिटिव बन गई। एंड दिस चार्ज इन द न्यूट्रल बॉडी इज नोन एज इंड्यूस्ड चार्ज। ये सब क्लियर हुआ बेटा आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने बेसिकली क्या किया, we discussed the three methods of the charging. Three methods of the charging. First was the conduction method. Second was the friction method. And third was the induction method. Friction method और conduction method में physical contact must है, लेकिन induction method में physical contact must नहीं है। बेटा conduction method is good for conductors. Induction method is also good for the conductors, and the friction method is good for the insulators. Conduction method में क्या होता है, physical contact होता है। न्यूट्रल बॉडी किस चार्ज से चार्ज होती है, सेम चार्ज से। अगर पॉजिटिव ला रहे हो तो पॉजिटिवली चार्ज होगी, नेगेटिव ला रहे हो तो नेगेटिव चार्ज होगी। सेकेंड फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड में एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है, दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है। कौन सी पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव होती है, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा दैट विल बी पॉजिटिव,
और जिस बॉडी का चार्ज ज़्यादा होगा, वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, दैट विल बी द नेगेटिवली चार्ज। और यहाँ पर इंडक्शन मेथड में क्या होता है, देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द चार्ज बॉडी एंड द न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी बिकम्स चार्ज बाय द अपोजिट चार्ज एंड दिस चार्ज इज नोन एज इंड्यूस चार्ज। ये यहाँ पर ये तीनों मेथड आपके कंप्लीट होते हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट अब हम बात करेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, दैट इज द कूलॉम लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉम्स लॉ। क्लियर बेटा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में इस हेडिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके बेसिक सी बातें करेंगे कि कूलॉम लॉ क्या होता है, फिर अपन इसके सारी डिटेल में बात करेंगे। इस पर बेस्ड खूब सारे न्यूमेरिकल भी अपन यहाँ पर देखने वाले हैं कि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज कूलॉम्स लॉ। द नेक्स्ट हेडिंग इज कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ। द नेक्स्ट हेडिंग इज कूलॉम्स लॉ। देखिए बेटा, कूलॉम लॉ क्या है? सबसे पहले साइंटिस्ट कूलॉम ने चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को आइडेंटिफाई किया। द साइंटिस्ट कूलॉम आइडेंटिफाइड द force acting between the charges and it states that suppose that I have 2 point charges, Q1 and Q2, I have 2 point charges Q1 and Q2 separated by a distance r। बेटा पॉइंट चार्ज का मतलब क्या वो सुनो। पॉइंट का मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने छोटा सा यू चार्ज रख दिया यहाँ पर, ये पॉइंट चार्ज हो गया, नहीं। पॉइंट का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो साइंटिस्ट कूलॉम ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट किस पर किया था बेटा? चार्ज स्पेयर पर। किस पर किया था? चार्ज स्पेयर पे किया था। अब वो कैसे किया वो देखिए। साइंटिस्ट कूलॉम ने 2 स्पेयर लिए, बहुत छोटे छोटे स्पेयर लिए और स्पेयर कैसे थे? चार्ज स्पेयर पॉजिटिवली ले लो, चाहे आप दोनों को नेगेटिवली ले लो, एक पॉजिटिव ले लो या आप एक नेगेटिव ले लो। और इन स्पेयर्स की जो साइज थी वो इनके बीच के सेपरेशन के कंपैरिजन में बहुत कम थी। सो द साइज ऑफ स्पेयर्स आर वेरी लेस देन एज कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन द स्पेयर्स। इसलिए इन छोटे छोटे स्पेयर्स को क्या मान लिया गया? पॉइंट चार्ज मान लिया गया। क्या मान लिया गया? इनको पॉइंट चार्ज मान लिया गया। तो अब देखिए बेटा, आप यहां पर कूलॉम ने कहा कि वी हैव सपोज दैट वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय R। 2 चार्ज है Q1 और Q2 और दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी है? R। तो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को कहते हैं, चार्जेस के बीच में, जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। याद कीजिए बेटा, क्लास 11th में आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ते हैं, वहां पर आप करते हैं द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट मासेस इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक वैसे ही चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को कहते हैं कूलॉम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलॉम फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कहा सपोज दैट वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो दोनों के बीच में लगने वाले कूलॉम फोर्स को उसने कहा सपोज दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन Q1 एंड Q2 इज F। Q1 एंड Q2 इज F। तो बेटा उसने क्या कहा? F क्या है? F इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन Q1 एंड Q2। फोर्स एक्टिंग बिटवीन Q1 एंड Q2। दोबारा सुनिए बात को। सपोज दैट आई हैव 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी है? r। तो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को कहते हैं कूलॉम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सपोज दैट लेट दैट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन Q1 एंड Q2। मान लीजिए कि Q1 और Q2 के बीच में लगने वाले फोर्स को मैं कितना कह रहा हूं? मैं F कह रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो फोर्स F लग रहा है Q1 और Q2 के बीच में, दिस में भी अट्रैक्टिव एंड दिस में भी रिपल्सिव। ये लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और ये रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। इट विल डिपेंड ऑन दैट
नेचर ऑफ Q1 एंड Q2। अगर Q1 Q2 दोनों ही पॉजिटिव हुए, Q1 Q2 दोनों ही नेगेटिव हुए, तो Q1 Q2 के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F किस नेचर का होगा? रिपल्सन नेचर का होगा। अगर Q1 Q2 दोनों अपोजिटली चार्ज हुए, मान लीजिए Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव, Q1 नेगेटिव Q2 पॉजिटिव, दोनों अपोजिट नेचर के हैं, देन फोर्स एक्टिंग बिटवीन Q1 एंड Q2 विल बी अट्रैक्टिव नेचर। क्लियर बेटा? तो सपोज दैट वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 सेपरेटेड बाय R, देन लेट दैट फोर्स एक्टिंग अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं यहां पर ये अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है, मैंने Q1 Q2 क्या कहा है? Q1 देखो जैसा मैं लिखता हूं, सपोज दैट Q1 इज इक्वल्स टू +2 कूलम एंड Q2 इज इक्वल्स टू -3 कूलम। तो Q1 मैंने यहां Q1 Q2 लिखा, इसका मतलब अभी तक मैंने सिर्फ क्या क्या लिया है? मैग्नीट्यूड लिया। 2 और 3 की बात कर रहा हूं, साइन की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ चार्जेस के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो बेटा यहां पर जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव का भी हो सकता है और रिपल्सिव का भी हो सकता है। तो कहा इसने कहा द फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2। और Q1 Q2 यहां पर क्या है? मैग्नीट्यूड है। Q1 Q2 क्या है? यहां पर दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो दोनों चार्जेस के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो व्हाट आई कैन से दैट F is directly proportional to magnitude of Q1 into magnitude of Q2. F is inversely proportional to R square. Then F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square. प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो मुझे कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। द कांस्टेंट इज K। F इक्वल्स टू K, सिंपल लिख रहा हूं आप Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Here K is the constant और Q1 and Q2 कौन है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स हैं। Q1 Q2 क्या मैग्नीट्यूड है? एंड हु इज द R? R इज द सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2। क्लियर बेटा? तो ये आ गई आपके पास में वैल्यू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बेटा दो चार्ज Q1 Q2 सेपरेटेड बाय R, तो उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन नेचर का जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, दैट विल बी के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ध्यान रखना Q1 Q2 क्या है? मैग्नीट्यूड है। हियर K इज द कांस्टेंट और बेटा इस K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। K की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻⁹। ये हम क्लियर करेंगे कि K की वैल्यू इतनी कहां से आई, ये क्या क्या है, ये सारी चीजें अपन क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल आपको यहां पर देना चाहता हूं, उसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं दोनों चीजें समझाना चाहता हूं। सपोज दैट आई हैव, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो suppose that I have 2 point charges 2 coulomb and 3 coulomb separated by 2 meter। ठीक है बेटा? and I have 2 charges 2 point charges 2 coulomb and -3 coulomb separated by 2 meter। क्या डिफरेंस दिखा? मुझे तो एक ही डिफरेंस दिख रहा है, सब कुछ सेम है, बस इसमें +3 कूलम है और उसमें मेरे पास में -3 कूलम, और कोई भी मुझे डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा। बेटा ये हो गया मेरा Q1 और ये हो गया मेरा Q2 एंड दिस इज माय Q1 एंड दिस इज माय Q2। बेटा 2 चार्जेस Q1 Q2 सेपरेटेड बाय R, दिस इज माय R, देन फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस विल बी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो F इज इक्वल्स टू K 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 is the magnitude of first charge 2, Q2 is the magnitude of second charge 3 upon R square, 2 is square 4, 2, 3 by 2 is the 3 upon 2 1.5 and 3 by 2 is equals to 1.5. So F is equals to 1.5 into 9 into 10⁻⁹ and F is equals to 13.5 into 10⁻⁹ न्यूटन। वैल्यू मिली मुझे। सेम यहां पर
two charges q1 q2 separated by r, q1 q2 separated by r, then force acting between F equals to k q1 q2 upon r square. So F is equals to k 9 into 10 to power 9 q1. Who is the q1? q1 is the magnitude, q1 is the magnitude, magnitude कितना है 2, q2 is the magnitude of second charge कितना 3, -3 मत पुट करना, -3 पुट कर दिया मतलब आपने विथ साइन पुट कर दिया, गलत हो जाएगा, यहां पर 3 अपॉन आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, क्या सेम वैल्यू आ रही है क्या? द वैल्यू इज द सेम। तो सर डिफरेंस क्या हुआ बेटा? 2 चार्ज 2 कूलम 3 कूलम, 2 चार्ज 2 कूलम -3 कूलम, इनके बीच में फोर्स कितना 13.5 इंटू 10 टू पावर 9, 13.5 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन, इतने ही वैल्यू का फोर्स है। लेकिन ये जो फोर्स है इस 2 कूलम और 3 कूलम के बीच में जो लग रहा है, इस 13.5 इंटू 10 टू पावर 9 का नेचर कैसा होगा? रिपल्सिव होगा, बिकॉज बोथ आर द सेम नेचर, बोथ हैव द सेम नेचर, दोनों का नेचर कैसा सेम है। लेकिन यहां पर ये जो 13.5 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है, इट्स नेचर विल बी अट्रैक्टिव, इट्स नेचर विल बी अट्रैक्टिव। क्लियर बेटा? ये बात आपको समझ में आई ना कि अगर दोनों सेम चार्ज के हैं तो दोनों सेम नेचर के हैं तो रिपल्सिव होगा, और दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो कूलॉम तो जनरल बात कर रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस q1 q2 separated by r, then force of repulsive या force of attractive acting between charges is equals to k q1 q2 upon r square. This F may be repulsive, this F may be attractive, it will depend on that nature of q1 and q2. तो दो चार्जेस q1 q2 के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर बेटा? ये सब अपने बात की एग्जांपल्स हैं। अब इस कूलॉम फोर्स की डिटेल में हम बात करेंगे इन द अपकमिंग क्लास, वेयर वी विल सी द मोर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस हेडिंग। टिल दैट स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू।